जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फॉर द कंक्रीट ऑफ हेवली रेनफोर्स सेक्शंस विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज कॉम्पैक्टिंग फैक्टर शुड बी। सबसे पहले हमको समझना है जो वर्केबिलिटी निकालने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। एक हमारी स्लम टेस्ट होते हैं, दूसरी हमारी वीवी टेस्ट होती है और तीसरी हमारी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होती है। इन तीनों टेस्ट से हम लोग वर्केबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पे आपको पूछा है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के हिसाब से, तो सबसे पहले हमको समझना है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या होता है। पर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हमारा एक तरह का रेशियो है जिसमें हम लोग कंक्रीट को पार्सली कंप्लीट करते हैं, पार्सली कंपैक्टिंग करते हैं, डिवाइडेड बाय फुल्ली कंपैक्टिंग करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंपैक्शन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक हेविली रेनफोर्स सेक्शन है जिसमें वाइब्रेशन नहीं किया गया है, तो कंपैक्टिंग फैक्टर कितनी होगी वर्केबिलिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, सैलो सेक्शन है जिसमें हम लोग वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो किस में आएगी, वेरी लो वर्केबिलिटी में आएगी। अकॉर्डिंग टू वीवी टेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 20 से 10 सेकंड के बीच में होनी चाहिए, और कंपैक्टिंग फैक्टर करते हैं तो 0.75 से लेकर 0.80 के बीच में करनी चाहिए। अगर स्लम टेस्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 0 से लेकर 25 mm के बीच में होनी चाहिए। फिर दूसरा इसमें दिया गया है लाइट रेनफोर्स सेक्शन है विथ वाइब्रेशन है। ठीक है, वो हमारी लो वर्केबिलिटी में आएगी, तो अगर वीवी टेस्ट करते हैं इसकी वैल्यू 10 से 5 सेकंड के बीच में आएगी। अगर कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करते हैं तो 0.80 से लेकर 0.85 के बीच में आएगी। फिर तीसरा है लाइट रेनफोर्स सेक्शन है विदाउट वाइब्रेशन है, और हैवली रेनफोर्स सेक्शन है विथ वाइब्रेशन है, तो वो किस में आएगी, मीडियम वर्केबिलिटी में आएगी। इसमें वीवी टेस्ट करेंगे तो 5 से 2 सेकंड के बीच में आएगी। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट करेंगे तो 0.85 से लेकर 0.92 के बीच में आएगी। स्लम टेस्ट करेंगे तो 25 से लेकर 75 mm के बीच में आएगी। चौथा है कंक्रीट ऑफ हेवली रेनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन, जो आपको पूछा गया है, ये हमारा हाईली वर्केबिलिटी में आएगी। इसकी कंपैक्शन फैक्टर हमारी अबव 0.92 आती है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज हाई वर्केबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है हेवली रेनफोर्स सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन, तो यहाँ आंसर क्या होगा, अबव 0.92। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 0.75 to 80 बिल्कुल गलत है, ये हमारी किस में आ जाती है, तो ये हमारी लो वर्केबिलिटी में आती है, वेरी लो। फिर 0.85 ये हमारी लो वर्केबिलिटी में आएगी। 0.852 ये हमारी मीडियम वर्केबिलिटी में आएगी, और अबव 92 मतलब ये हाई वर्केबिलिटी में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको यही पूछा गया है, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई भी सेक्शन दिए रहेंगे और आपको वैल्यू बताना है, तो इसलिए ये टेबल आपको हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड पर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। ऑप्शन ए 28 लीटर, ऑप्शन बी 30 लीटर, ऑप्शन सी 32 लीटर एंड ऑप्शन डी 34 लीटर। तो ये वैल्यू को अकॉर्डिंग टू आप IS कोड जो टेबल दिया गया उसके हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है M15 के लिए तो कितना वाटर का रिक्वायर्ड है 50 kg ऑफ सीमेंट में, तो 32 लीटर वाटर की ज़रूरत है। अगर इसको आप लोग इन टर्म्स ऑफ वाटर WC रेशियो भी अगर आपको याद है तब भी आप बना सकते हैं। जैसे M15 के लिए WC रेशियो हमारी होती है 1.2, M7.5 ग्रेड के लिए होती है 0.90, इसके लिए होती है हमारी 0.68, इसके लिए होती है 0.64, इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.60। अब यहाँ पे किसकी पूछा गया है M15 के लिए, तो वाटर सीमेंट रेशियो M15 के लिए कितनी होती है, तो 0.64 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0.64। यहाँ पे किसकी रेशियो पूछा है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, मतलब W के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.64 इंटू सीमेंट। अब सीमेंट यहाँ पे कितना पूछा गया है 50 kg ऑफ सीमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 0.64 इंटू 50, तो 0.64 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लीटर ऑफ पानी की ज़रूरत हो गई, तो 32 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है पर 50 kg ऑफ सीमेंट। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 28 लीटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 30 लीटर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 32 लीटर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको वाटर सीमेंट रेशियो भी याद है तब भी आप लोग निकाल सकते हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिए कि क्वांटिटी ऑफ वाटर 50 kg ऑफ सीमेंट के लिए कितना रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इन केस ऑफ हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड इज।
अब यहाँ पे हैंड मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट मतलब क्या, जैसे कि हम लोग फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट को हम लोग मिक्सिंग करते हैं बाय हैंड मिक्सिंग के द्वारा। मतलब हैंड मिक्सिंग कब करते हैं, जब हमारी इन्फीरियर वर्क हो, मतलब जहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क हमारी नीडेड नहीं होती है, तो उस केसेस में हम लोग कितना सीमेंट को एडिट करते हैं, तो एक्स्ट्रा 10% हम लोग सीमेंट को एडिट करते हैं। अगर यही चीज़ यहाँ पे हमारी मशीन मिक्सिंग रहती, मशीन मिक्सिंग हम लोग क्यों करते हैं, फॉर एक्यूरेसी ऑफ द वर्क के लिए और हमारी एक्यूरेट वर्क के लिए, अगर हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए, तो उस समय हमको सीमेंट की, एक्स्ट्रा सीमेंट की जरूरत होती है ओनली 5%। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हैंड मिक्सिंग के लिए, तो हैंड मिक्सिंग के लिए हमको 10% एक्स्ट्रा सीमेंट की नीडेड होती है। तो ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 10%, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी क्वेश्चन में मशीन मिक्सिंग भी लिखा रहता है, तो उस समय आपको 5% टिक मारना है। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर ए वॉल, कॉलम एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ ऑल स्ट्रक्चर मेंबर द फॉर्मवर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर, ऑप्शन ए 24 to 48 days, ऑप्शन बी 3 days, ऑप्शन सी 7 days एंड ऑप्शन डी 14 days। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है फॉर्म वर्क को हम लोग कितने दिन में रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पूछा गया है कोई भी वॉल है, कोई भी कॉलम है और जिसकी वर्टिकल फेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी गाइडलाइन है इंडियन स्टैंडर्ड 456 कोड में कि कोई भी हमारा कॉलम होगा, बीम होगा और वर्टिकल साइड ऑफ द बीम होगा, इसको हम लोग 1 से 2 डेज में रिमूव कर सकते हैं। 1 से 2 डेज मतलब 24 to 48 आवर्स में हम इसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारी क्या होती है, सॉफिट टू स्लैब, इसको हम लोग 3 डेज में रिमूव कर लेंगे। फिर तीसरा लिखा हुआ है सॉफिट टू बीम, इसको हम लोग 7 डेज में रिमूव कर लेंगे। फिर हमारी प्रॉप टू स्लैब है जिसकी स्पान 4.5 मीटर तक रहेगी, उसको हम लोग 7 डेज में रिमूव कर लेंगे। अगर ग्रेटर देन 4.5 मीटर है तो इसको हम लोग 14 डेज में रिमूव कर लेंगे। इसी तरह प्रॉप टू बीम है और आर्चेस है, इसको हम लोग 14 डेज में रिमूव कर लेंगे 6 मीटर स्पान के लिए, और ग्रेटर देन है तो 21 डेज के लिए। तो इसको कैसे याद रखना है, तो सबसे पहले आपको कंपटीशन में जैसे भी ये क्वेश्चन आएंगे तो पहले वैल्यू लिख लेंगे 1, 3, 7, 7, 14, 14, 21, पहले ये लिख लेंगे। तो सबसे पहले 1 डेज मतलब क्या है, जो भी वर्टिकल वर्ड आया, वर्टिकल फेसेस वर्ड आया तो 1 डेज। फिर दूसरा क्या होता है, पहले स्लैब से स्टार्ट होता है, तो दूसरा हम लिख सकते हैं सॉफिट टू स्लैब। फिर तीसरा हमारा बीम से स्टार्ट होता है, तो इसको क्या लिख लेंगे, सॉफिट टू बीम। फिर तीसरा मैंने क्या बताया, स्लैब लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉप टू स्लैब। प्रॉप मतलब टेम्पोररी सपोर्ट, ये किसके लिए, तो 4.5 मीटर स्पान के लिए, और ये किसके लिए, ग्रेटर देन 4.5 मीटर के लिए। और लास्ट का दूसरा किस में आ जाएगा, दैट इज प्रॉप टू बीम आ जाएगा। ये कितने के लिए, स्पान के लिए 6 मीटर के लिए, और ये ग्रेटर देन 6 मीटर के लिए। ये जो हमारा क्राइटेरिया है, ये हमारी जब हम लोग ओपीसी यूज करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट करेंगे, या तो 33 ग्रेड लेंगे या तो 43 ग्रेड लेंगे। 33 ग्रेड ले ले या 43 ग्रेड ले ले, इन दोनों में हमारा ये यूज होता है। लेकिन अगर आपको पीपीसी दे देता है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट दे देगा, तो उसके लिए आपको कैसे याद रखना है, 1, 4, 10, 10, 20, 20, 30। तो यही चीज़ आप यह लिख लीजिएगा, पहला वर्टिकल फेसेस, फिर स्लैब आएगा सॉफिट टू स्लैब, फिर सॉफिट टू बीम, ये दोनों प्रॉप टू स्लैब, ये हमारा प्रॉप टू बीम आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम कंसीडर करेंगे ओपीसी के लिए। यहाँ पे वर्टिकल फेसेस है तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर, 24 to 48 डेज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जनरली आपको पूछे ही जाते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा पीपीसी वाला भी हमको पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, द इंडिविजुअल वेरिएशन बिटवीन टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल शुड बी मोर देन, ऑप्शन ए 5% ऑफ द एवरेज, ऑप्शन बी 10% ऑफ द एवरेज, ऑप्शन सी 15% ऑफ एवरेज एंड ऑप्शन डी 20% ऑफ एवरेज। अब जैसे हम लोग क्यूब का टेस्टिंग करते हैं तो मिनिमम हम लोग 3 क्यूब का टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग 3 सेम क्यूब को टेस्ट करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी सेम आनी चाहिए, पर लेकिन स्ट्रेंथ हमारी डिफरेंट आ जाती है ड्यू टू ह्यूमन एरर के कारण से। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अगर हमारी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ कितने % से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है वो हमारी वो ±15% ऑफ एवरेज से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर हमारा एरर 15% से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी टेस्ट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, हमको फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। तो जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड कोड में लिमिटेशन दिया है कि हमारी वेरिएशन ±15% तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखा है 5% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 10% बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी 15% ऑफ द एवरेज, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46,
One of the criteria for the effective width of the flange of T beam is L0/6 plus BW plus DF L0 signifies। यहाँ पे पूछा गया है कि L0 क्या है। तो L0 क्या है? That is distance between the point of zero moment या तो point of contraflexures होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको L0 की वैल्यू पूछा गया है। तो L0 हमारे यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट और द पॉइंट ऑफ द कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ऑप्शन ए दिया हुआ इफेक्टिव स्पान ऑफ द, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट इन द बीम, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर ए कैंटिलीवर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर मैक्सिमम स्पान टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन लिमिट मतलब L/D रेशियो के बारे में पूछा गया है और यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कितने मीटर स्पान के लिए। अगर L/D रेशियो हमारी अप टू 10 मीटर स्पान तक दी गई है तो हमारी डिफरेंट बीम के लिए डिफरेंट वैल्यू दी गई है। जैसे L/D की वैल्यू हमारी 7 दी है कैंटिलीवर बीम के लिए, अगर हमारा स्पान 10 मीटर से कम के बीच में रहेगा। फिर L/D रेशियो हमारी 20 होती है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तीसरा हमारा L/D होती है 26 कंटिन्यूअस बीम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है और कौन सी बीम दी गई है? कैंटिलीवर बीम दी गई है, मतलब ये वाला क्राइटेरिया दिया गया है। तो मतलब L/D इक्वल टू 7 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डेप्थ कितनी दी गई है? L/0.5 इंटू 7 दी गई है। तो L इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 0.5, मतलब कितना स्पान हो जाएगा? 3.5 मीटर स्पान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ए 3.5 मीटर, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह अब आपको कैंटिलीवर बीम नहीं देके आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिया रहता तो इस ढंग से पुट करते। इसी तरह आपको कंटिन्यूअस बीम दिया रहता तो इस ढंग से आप इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 15 मीटर एंड मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। यहाँ भी आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट ही सेटिस्फाई करना है, मतलब L/D रेशियो ही हमको निकालना है। लेकिन यहाँ पे स्पान क्या है? 15 मीटर से ज़्यादा है, मतलब स्पान हमारी क्या है? ग्रेटर देन 15 मीटर है। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पान का स्क्वायर इंटू 10 इंटू ए। अब ए यहाँ पे क्या है? L/D रेशियो ऑफ अप टू 10 मीटर स्पान ऑफ डिफरेंट बीम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कौन सा बीम दिया गया है? सिंपली सपोर्टेड बीम दिया गया है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड के लिए कितनी होती है? तो 20 होती है, ये आपको पता है। तो पहले डी निकालते हैं। चलिए, डी क्या है? स्पान का स्क्वायर। स्पान कितना दिया गया है? 15 मीटर, तो 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20, तो 15 इंटू 15 मतलब 225 डिवाइडेड बाय 200। ये किसका निकला? डी वैल्यू निकला है। लेकिन हमको चेक करना है डिफ्लेक्शन लिमिट, L/D रेशियो चेक करना है। तो L कितनी है? तो L हमारी 15 मीटर है, यहाँ पे 15/1 लिख सकते हैं। डी कितना आया है? हमारी इतनी वैल्यू आई है 225 डिवाइडेड बाई 200। तो सॉल्व करते हैं, 15/1 ऊपर चला जाएगा 200, यहाँ पे 225 हो जाएगा। तो 15 या 25। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1 मीटर से ज़्यादा आएगी। 1 मीटर से ज़्यादा आएगी तो हमारी आंसर क्या हो जाएगी? मोर देन 1 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 600 mm है, 750 mm है, 900 mm है, मोर देन 1 मीटर है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन हमारी वैल्यू आ रही है 1 मीटर। तो हमारी डी इज द करेक्ट आंसर। अब याद रखिएगा यहाँ स्पान क्या है? ग्रेटर देन 10 मीटर है। तो उसके लिए हमारा सबसे पहले डी निकालेंगे, फिर L/D रेशियो निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, फॉर ए कंटिन्यूअस स्लैब ऑफ 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर इन साइज मिनिमम ओवरऑल डेप्थ टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ की रेशियो बात कर रही है, मतलब कैपिटल डी की बात कर रही है। अब यहाँ L/D रेशियो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर माइल्ड स्टील रहता है तो 35 लेते हैं, अगर Fe415 है तो हम लोग 28 लेते हैं। इसी तरह कंटिन्यूअस बीम के लिए 40 लेते हैं और Fe415 के लिए 32 लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि माइल्ड स्टील सेलेक्ट करेंगे या Fe415 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तो कुछ दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? Ly और Lx लिखना पड़ेगा। Ly मतलब लॉन्गर स्पान, Lx मतलब शॉर्टर स्पान। इस क्वेश्चन में देखिए छोटा वैल्यू कौन सा है? 3 मीटर, मतलब Lx की वैल्यू यहाँ पे 3 मीटर हो जाएगी, यहाँ पे Ly की वैल्यू 3.5 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ कंडीशन है, अगर हमारी शॉर्टर स्पान अप टू 3.5 मीटर तक रहेगा तो हमको कंसीडर करना है माइल्ड स्टील।
क्या कंसीडर करना है, माइल्ड स्टील करेंगे, मतलब Fe250 ग्रेड यूज़ करेंगे। अगर शॉर्टर स्पान हमारी ग्रेटर देन 3.5 मीटर है तो हम लोग को Fe415 कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे शॉर्टर स्पान कितना है, 3 मीटर है, तो हमको कंसीडर क्या करना पड़ेगा, माइल्ड स्टील ही कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब यही कंसीडर करना पड़ेगा। कौन सा बीम है, कंटिन्यूस स्लैब है, तो कंटिन्यूस स्लैब के लिए कितना होता है, 40 होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको L बाई कैपिटल D इक्वल टू 40 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे L शॉर्टर स्पान कितनी दी गई है, 3 मीटर, मतलब लिख सकते हैं 3000 बाई D इक्वल टू 40। तो व्हाट इज D, D इक्वल टू लिख सकते हैं 3000 डिवाइडेड बाई 40, एक कैंसिल, अब 4 को हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 mm। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 50 mm बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी 75 mm, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज। तो सबसे पहले फ्लेक्चर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है हमारी, तो 0.7 अंडर रूट FCK। तो FCK हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, मतलब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो पहले है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है। फिर ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी गलत है। ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।